होता ना। सबसे पहले होमियोस्टेसिस होता क्या है, एक होता है होमोस्टेसिस, दूसरा होमियोस्टेसिस भी बताया था आपको। ठीक, ब्लड बैलेंस का मतलब हाँ, तो होमोस्टेसिस होती है प्रोसेस होता है स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग का, ठीक है, और ये मेंटेन करता है ब्लड इन द फ्लूइड। करने का मतलब क्या होता है, आपको चोट लगती है, ठीक है, तो ब्लीड होती है, ब्लड बाहर आता है आपका, ठीक है, तो क्या होता है ब्लड बाहर आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है ब्लड अपनी जगह जाती है बाहर आना, ठीक है, उसी ब्लड को रोकने के प्रोसेस में होमोस्टेसिस होती है। तो मेंटेन ब्लड का फ्लूइड, जो ब्लड होता है कंटिन्यूस होता है फ्लूइड स्टेट होता है अपना, ठीक है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, क्या करता है जो होमोस्टेसिस होती है ब्लड अंदर बाहर न जाए उसको क्या करती है प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो होमोस्टेसिस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, एक तो वाल फैक्टर होता है, फैक्टर रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद फाइब्रोनोजन होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये तीनों मिलकर को होमोस्टेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है आपको चोट लगती है, हमारे ब्लड प्रेशर चाहती है कि ब्लड कम से कम बाहर जाए, तो क्या होता है सबसे पहले बेटा वेसल में कंस्ट्रिक्शन होता है, देखो वेसल में कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्या होता है बेटा प्राइमरी होमियोस्टेसिस में वहाँ पे प्लेटलेट्स आता है, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, दूसरी प्रोसेस हो गई आपका, पहले में क्या होगा इंजरी हुई तो ब्लड में कंस्ट्रिक्शन हो गया, प्लेटलेट्स वहाँ से घूम के आकर के वहीं पे चिपक जाता है। उसके बाद सेकेंडरी होमियोस्टेसिस में क्या होता है बेटा, वो पूरे प्रोसेस को करता है, उस प्रोसेस को हम कोआगुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोआगुलेशन बोलते हैं उस पूरे प्रोसेस को। उसके बाद क्या करता है बेटा क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको फैब्रिन क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हो गया बेटा वेस्कुलर डिस्पॉजन हो गया, जिसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं देख रहे हैं? नो सर वो नहीं है, अरे वो नहीं सर, वो सर वाइंड अप करना था तो टाइम देता है, चलो उसके बाद क्या हो गया बेटा प्लेटलेट्स के क्लब का फॉर्मेशन, ठीक है। प्लेटलेट क्लब का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो टिश्यू होती है ब्लड हमारे क्या होता है, ब्लड में जो ब्लड का कंपोनेंट होता है उसमें प्लाज्मा होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें WBC RBC और प्लेटलेट्स होता है। जब चोट लगती है बेटा तो उसी में क्या बह रहा होता है, प्लेटलेट्स बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तब जब चोट लगती है जहाँ पे वहाँ पे आकर के वो एडहेड हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है वापस में चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोआगुलेशन होता है, कोआगुलेशन का मतलब होता है ढेर सारे बन करके क्लॉट बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है क्लॉट का रिट्रैक्शन होता है और फाइब्रोलाइसिस होता है, ठीक है। क्लॉट का रिट्रैक्शन और फाइब्रोलाइसिस, फाइब्रोलाइसिस नहीं होगा बेटा तो क्या होगा, वहाँ से टूट के कहीं और चला जाएगा ना, स्ट्रोक हो सकता है, इस वजह से लाइसिस होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में स्टॉपिंग के बाद ब्लड स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अब आ जाओ कोआगुलेशन पाथवे क्या क्या होता है, हमने आपको बताया था बेटा लाइट कहीं से आ रही है, क्या दिख रहा है आपको? देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, जो कोआगुलेशन पाथवे होता है दो टाइप का होता है, याद करो, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। पहला क्या होता है इंट्रिंसिक पाथवे होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। उसके बाद इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, एक बार गूगल से याद कर लेना नाम न्यूरो क्लॉटिंग फैक्टर। तो शुरू करो बेटा होता क्या से, सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जब किसी को इंजरी होती है तो वहाँ से जो क्लॉटिंग फैक्टर निकलता है उसका नाम होता है फैक्टर 12। तो कैसे आप करोगे TEN, कैसे याद करना है 10 याद करना है, T से पहला हो जाएगा TEN याद करना है ना, याद करना T से 12 हो जाएगा, ये पहले एक्टिवेटेड कंडीशन में था, अब इसके प्रेजेंस में बेटा जो आपका चोट लगा, ठीक है, तो उससे क्या निकला कोलेजन निकला, कैलिकरेन निकला और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन निकला, ठीक है। वो क्या करेगा बेटा आपका एक्टिवेट करेगा किसको, मतलब टिश्यू में इंजरी होगा सीधी टिश्यू में, उसके बाद वो क्या करेगा 12 को एक्टिवेट कर देगा। जो 12 एक्टिवेट होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा बेटा TE, T मतलब 11 को एक्टिवेट करेगा, और 11 किसको एक्टिवेट करेगा आठवीं की प्रेजेंस में, जो कैल्शियम होती है आठवीं, ठीक है। तो कैल्शियम के प्रेजेंस में TEN 9 को एक्टिवेट करेगा, ये पूरा याद होगा TEN से T for 12, E for 11, N for 9, क्लियर हो गया बेटा इतना ना। अब देखो ध्यान से, वहाँ से एक आठवीं फैक्टर होती है जो कैल्शियम होती है, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 9वीं एक्टिवेट थी
तो 8वीं का एक्टिवेशन 9वीं का एक्टिवेशन, और किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में ये फर्दर 10 को एक्टिवेट करता है। तो PEN से याद हो गया ना, 12, 11, 9, फिर अपना 10 हो गया आपका। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, उसके बाद क्या करता है, क्या हम चलिए पूरा मेरा पाथवे चल रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा है, अभी पूरा इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा है, ध्यान देना। अब ये 10 जो होती है अपने आगे, मतलब जो 5वीं होती है थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में बेटा, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या बनाता है वो 12 को एक्टिवेट करता है, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम। कैल्शियम हर स्टेट पे यूज होता है, ध्यान देना। 12 को प्रेजेंट एक्टिवेट करता है बेटा, फिर 12 किसको करता है, 1 को करता है, याद होगा। 12 किसको किया, 11 को, 11 किसको किया, 9 को बेटा, 9 को। उसके बाद जो 9 है और 8 है, दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट किया, 10 को। उसके बाद फिर 5 और 10 किसको एक्टिवेट किया, 2 को। 2 किसको एक्टिवेट किया बेटा, 1। ये पूरा पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे, पूरी बात, ठीक है। अब आ जाओ तुम यहाँ पे, जो एक्सटेंसिव पाथवे होता है, जो एक्सटेंसिव पाथवे होता है 3 कहीं नहीं यूज हुआ था ना, तो तीसरा यूज होता है बेटा। तीसरी फैक्टर जो होती है एक्टिवेट हो जाती है, और जो यहाँ पे 7वीं, 3 और 7 एक्टिवेट होकर के ये फर्दर 10 को एक्टिवेट करता है, और फिर से पाथवे को रिपीट कर लेता है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाथवे को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव पाथवे बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, बट ये कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है, इस वजह से इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। समझ में आया ना, यहाँ से यहाँ तक इंट्रिंसिक है, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंसिव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंसिव है, और बस ये दोनों कॉमन हो गया, तो इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ केवल इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन सा टॉपिक फैक्टर होता है बेटा, 10 होता है, 10 साथ में 8वीं में हो गया, ये EN हो गया बेटा, फिर 8वीं हो गया, तो कितने हो गए, 4 हो गए ना। उसके बाद आ जाओ बेटा, केवल इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव में कितने होते हैं, 2। कौन कौन, 3 और 7 हो गया ना बेटा। बाकी कॉमन में कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 5 होता है, 1 होता है, और एक और 2, 10 ठीक है। देखो 10 हो गया, 5 हो गया, 2 1 हो गया, ठीक है। और एक और फैक्टर होती है बेटा 13 फैक्टर, यस सर, ठीक है। जो 13 फैक्टर होता है वो थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में 13 बना देता है, और वो लास्ट में क्या कर देता है, क्लॉट का फॉर्मेशन। तो इसी पूरे माध्यम से आपका चलता है, ठीक है। अब ध्यान दें, इस दोनों में ध्यान से देखो बेटा, कौन सी बड़ी पाथवे है, सर ये इंट्रिंसिक बड़ी पाथवे बेटा ना, यस सर, और एक्सटेंसिव छोटी पाथवे है। अब हम बात करते हैं, एक होता है ब्लड ग्रुप कराते होंगे बेटा, तो उसमें एक रिपोर्ट आती होगी APTT लिखा होता है, लिखा है होता है, और दूसरा PT लिखा होता है। तो जो APTT होता है बेटा वो बड़ा है कि छोटा है PT से, स्पेलिंग कितने हैं APTT में, बड़ा 4 है। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है वो APTT के थ्रू कंट्रोल होती है, PT के थ्रू छोटा वाला कंट्रोल होता है पाथवे। एक्सटेंसिव पाथवे किसके थ्रू कंट्रोल होती है बेटा, PT के थ्रू कंट्रोल होती है। इतनी बात आपको समझ आ गई ना, आ गया इंट्रिंसिक पाथवे आपको समझ आ गया, एक्सटेंसिव समझ आ गया, कॉमन समझ आ गया, क्लॉटिंग फैक्टर में कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और स्टेटस याद हो गया। अब देखो बेटा, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है किसके वजह से होता है बेटा, प्लेटलेट, आपका प्लेटलेट्स हो रहा है, प्लेटलेट्स में डिफेक्ट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या किसकी वजह से हो सकता है बेटा, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर थे वो कोई अब्सेंट हो गए, यस सर, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है ना आपका। तो प्लेटलेट्स और फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगी, रुकेगा नहीं, पाथवे कंप्लीट नहीं होगा, कोगुलेशन नहीं होगा, रेस्टोरेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक क्या होता है बेटा, हीमोफीलिया का नाम सुना है ना, यस सर, तो हीमोफीलिया वाला जैसे जो होते हैं बेटा वो कैसा होता है, इनहेरिटेड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ये एक्वायर्ड होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो जनरेशन के थ्रू आ रहा है, एक्वायर्ड वाला क्या होता है कि कभी कभी आ गया, जो प्रैक्टिकली आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इस टाइप का पूरी बात आपको समझ आ गई। आ जाइए हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो होती है एक्सेलिंग डिजीज होता है, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो बेटा XLR होता है, ठीक है, एक्सेलिंग रिसेसिव होता है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अब 2 टाइप का होता है, होता तो 3 टाइप का है, हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B और हीमोफीलिया C। तो जो हीमोफीलिया A होता है वो क्लॉटिंग 8वीं के वजह से होता है, किसकी वजह से बेटा, 8वीं फैक्टर जो होती है उसकी कमी से होता है।
जो बी होता है वो नॉमिनल फैक्टर की डिफिशिएंसी याद रहेगा। पहले बी आता है, पहले 8 आता है, फिर बाद में बी आता है, बाद में 9 आता है। याद रहेगा ना। ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 से, बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 से होता है। ठीक है। अब ये बता रहा है एबीटीटी। ठीक है। तो एबीटीटी क्या हो जाएगा बेटा, मतलब इंट्रिंसिक बातों में गड़बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि 8वें किसमें आ रहा था, 8वां कहाँ से, इंट्रिंसिक बातें में आ रहा था बेटा ना। तो मैंने कहा था इंट्रिंसिक बातें को कौन कंट्रोल करता है, एबीटीटी। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। एबीटीटी 8वीं की कमी से मतलब जो हीमोफिलिया ए होती है तो उसमें 8वीं की कमी हो रही है, तो एबीटीटी की डिफिशिएंसी होगी। 9वीं भी किसमें आ रही थी, इंट्रिंसिक में आ रही थी, वो भी एबीटीटी से। ये बात समझ आ गई आपको। हीमोफिलिया सी के बारे में कुछ बता दीजिए। हीमोफिलिया सी जो होता है बेटा, वो क्लॉटिंग फैक्टर 11 से हो सकता है, 11वीं कमी। बस एक लाइन याद रखना। ठीक है। अब आ जाओ, एक वाल विडोवन डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ओवरऑल जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है मोस्ट कॉमन यही होता है। ये हमारे एनसी के पीजी क्वेश्चन है, इसलिए समझिए। ठीक है। किसकी वजह से होता है बेटा, जो वाल विडोवन फैक्टर होता है उसकी डिफिशिएंसी से होता है। ठीक है। किसको अफेक्ट करता है, जो प्लेटलेट्स का एडिगेशन होता है, आपस में चिपकते हैं ना, तो चिपकने नहीं देता। प्लेटलेट्स भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन चिपकने नहीं देता। जैसे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में इंसुलिन होता है, रिसेप्टर खराब होता है ना, तो ठीक यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी रिसेप्टर खराब होता है, चिपकने नहीं देता। ठीक है। और जब नहीं चिपकने देगा तो भाई क्लॉटिंग नहीं होगा, तो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग होगा, लंबे समय तक ब्लीडिंग होता रहेगा। इतनी बातें समझ आ गई आपको। उसके बाद आ जाओ बेटा, हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जब हम हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं बेटा, क्या क्या कराते हैं, सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में आपको क्या क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है, ब्लड टेस्ट मिलता है। ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका डिफरेंशियल काउंट मिलता है। ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, एक आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है, एक ब्लीडिंग टाइम, सॉरी क्लॉटिंग टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम, उसको भी तो देखते हैं ना, ध्यान से देखो। तो जो एसेस करता है ब्लीडिंग और क्लॉटिंग मैकेनिज्म को, ये हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बेटा हेल्प करता है डायग्नोसिस में कि कोई कोगुलेशन प्रोफाइल की दिक्कत तो नहीं है। और क्या होता है बेटा, परफॉर्म करता है बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले हमको कराना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्जरी कर देंगे, सपोज कर लो काटे में तो ब्लीडिंग होगी बेटा ना, हो सकता है तो जैसे डिजीज हो उसको, तो ब्लीड तो बनती नहीं होगा ना। जो एनेस्थीसिया और होते हैं प्री एवोल्यूशन लगाते हैं, प्री एनेस्थेटिक एवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको पीएसी बोलते हैं। ठीक है। कितनी बातें समझ आ गई आपको। अब देखो इसमें क्या क्या देखते हैं बेटा, एक होता है ब्लीडिंग। क्या होता है, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग टाइम में क्या होता है बेटा, जो ब्लीडिंग टाइम होती है वो प्लेटलेट्स के फंक्शन को बताती है। इसको बताती है बेटा, प्लेटलेट्स के फंक्शन को बताती है। अगर मतलब प्लेटलेट्स मेरा फंक्शन कर रहा है कि नहीं, अगर ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है इसका मतलब मेरा प्लेटलेट्स नॉर्मल से काम करता है। ठीक है बेटा। अगर ब्लीडिंग टाइम गड़बड़ है, ज़्यादा है, इसका मतलब प्लेटलेट्स मेरा नॉर्मल रूप से काम नहीं कर रहा है। तो याद करोगे जो पीटी होती है वो पी को बताती है, पीटी याद करो। जो पीटी होती है मतलब ब्लीडिंग टाइम होती है, वो प्लेटलेट्स के फंक्शन को बताती है। जिस मेथड से हम करते हैं उसका नाम दूर का हेवी होता है, तो याद करना कर सकते हो। ये बड़ी जरूरी याद करना, जो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होती है उससे 7 होती है, उससे ज़्यादा हो गई मतलब मेरा प्लेटलेट्स खराब काम नहीं करना। ठीक है। प्रोलॉन्ग एक प्लेटलेट होता है, अगर मतलब ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो गई तो प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर। ये बातें समझ आ गई ना। तो नॉर्मल पीटी की वैल्यू कितनी, 2 बातें जरूरी याद रखना, 2 बातें इसमें। पीटी जो होती है वो प्लेटलेट्स के फंक्शन को बताती है। ठीक है। और अब प्लेटलेट्स नहीं होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा समय तक होगा। उसके बाद एक होता है सीटी वेल्यू। सीटी में क्या होता है कि टाइम टेकन फॉर द ब्लड क्लॉट, कितना समय लगता है ब्लड को क्लॉट होने में, वो कौन बताता है, सीटी टाइम बताता है। ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 63 होती है। ठीक है। और एक अगर क्लॉट हो जाएगा तो एक क्लॉटिंग में डिफिशिएंसी हो जाएगी। समझ आया डॉक्टर का। प्लेटलेट्स में गड़बड़ी को कौन बताता है, बीटी। ठीक है। और सीटी किसको बताता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर में। ठीक है। सी और सी। ठीक है। याद रहेगा ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं तुमको थोड़ा प्रेशर दे देता हूँ। सर एक चीज़ मुझे जानना था। हाँ बताओ। ये बेटी होती है, हाँ। ब्लीडिंग टाइम, सर जो ऐसे कोई चोट लग रहा है तो उससे काम किया जाएगा या फिर ब्लड स्टार्ट हुआ है निकलना, उससे ब्लीडिंग टाइम को बोलते हैं बेटा कितने देर तक ब्लीड हुआ। अच्छा। ठीक है। चोट लगने के बाद कितने समय में क्लॉट हो गया, ये क्लॉटिंग टाइम है। ठीक है। ठीक है। क्लॉट होने में कोई बात नहीं, क्लॉट होने में कितना टाइम लगा, वो क्लॉटिंग टाइम हो गया बेटा, कितनी देर तक ब्लीड हुआ, मतलब कितने देर तक खून बाहर बह रहा, वो आपका ब्लीडिंग टाइम है। ठीक है। तो उससे ना 6 to 10 याद रहेगा ना। अब आ जाओ बेटा पीटी, यही बता रहा था मैं, पीटी।
टीटी किसको बताता है? एक्सटेंसिव पाथवे, छोटा नाम छोटा पाथवे। ठीक है बेटा, यही बता रहा हूं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 11 से 15 होती है, 10 से 16 है। ठीक है, 11 से 15 होती है। कब ज़्यादा हो जाएगा बेटा? जब विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी। विटामिन के भी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? प्रॉब्लम के लिए। इतनी बातें समझ आ गई बेटा आपको? अब देखो, एक होता है एपीटीटी टाइम। तो बेटा एपीटीटी किसको बताता है? एक्सटेंसिव पाथवे को बताता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 से 40 होती है। ठीक है, 25 से 40 सेकंड होती है। अब क्या होता है इसमें? प्रोलॉन्ग्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब तो सोचो बेटा, इसमें जो एंटेंसी की पूरी पाथवे खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंटेंसी पाथवे में क्या क्या होता है? वहीं भी हीमोग्लोबिन पढ़े थे ना? ठीक है, तो जो प्रोलॉन्ग्ड हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, ब्लड बंद ही नहीं होगा। इतनी बातें समझ आ गई आपको ना? उसके बाद आता है बेटा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, आप लैब में कभी नहीं गए हो, लैब में जाते हो तो स्लाइड निकालते हैं। ठीक है बेटा, एक स्लाइड होती है, आप उसको प्रिंट करके इससे क्या निकालते हो? ब्लड निकालते हो। फिर क्या करते हो? उसके वो सपोज कर लो स्लाइड है, इमेजिनेशन करो बेटा स्लाइड। ठीक है, क्या किया मैंने? ब्लड प्रिंट किया। ब्लड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे उनको गिरा दिया। ठीक है, एक दूसरी स्लाइड लेकर के एक स्मीयर बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड स्मीयर। ठीक है, ये ऐसे बनता है। जो उसकी शेप होती है, आइडियल ब्लड स्मीयर की शेप जो होती है बेटा, वो टंग से जी। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? यहाँ से इधर की तरफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हेड बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। और जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, जो WBC RBC ये सब देखते हैं, वो हम जो आपका बाजू में देखते हैं, मतलब बॉडी और टेल के बीच में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीम होता है, तो प्रॉपर रूप से दूर देखता है। ठीक है, ये हो गया थीम ब्लड स्मीयर। जो होती ग्लास बनाते हैं वो आइडियल होता है, टंग से आइडियल होता है। स्टेन यहाँ पे जो यूज करते हैं, पहले हमने स्लाइड बना लिया बेटा इस तक से, और उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब वो प्रॉपर सूख जाएगा, एक इसमें स्टैंड आ रहा है, फिर उसको इसमें क्या करेंगे बेटा? स्टैंड कर देंगे। फिर उसको वॉश आउट कर देते हैं स्टैंड। ठीक है, उसके बाद वॉश करने के बाद पहले कुछ देर तक रखेंगे, जब वो पूरा स्टैंड हो जाएगा फिर वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद बेटा क्या करते हैं? फिर उसको सूखने देते, फिर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? AB O। ठीक है, और क्या होता है? इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? ट्रांसफ्यूजन और सेफ्टी। तो ध्यान, जितना भी ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन के केस में होता है। अगर एंटीजन नहीं होती तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है, क्या है? ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन के भी दोनों है, ब्लड ग्रुप बी है। कोई भी एंटीजन नहीं है तो O है। ठीक है, एंटीबॉडी जस्ट उसके अपोजिट होती है। तो जो ए एंटीजन होती है, जो भी ब्लड ग्रुप ए होती है, इसमें एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, एंड वैसे वर्सा। ठीक है, समझ आया ना? इसी वजह से जो O ग्रुप होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आया समझ में ना? और जो AB होता है वो रेसिपिएंट होता है। क्यों? क्योंकि सर उसमें दोनों एंटीजन। इतनी बातें समझ आ गई आपको ना? उसके बाद आगे ब्लड ग्रुप में देखते हैं, एक डी एंटीजन के बेस पे होता है। तो ब्लड ग्रुप कहते हैं ना, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव। सुन लो बेटा, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि अगर RH पॉजिटिव तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर RH नेगेटिव तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो जो RH होता है, अगर RH पॉजिटिव है या नेगेटिव हो सकता है। RH अगर पॉजिटिव होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। सपोज कर लो AB ब्लड ग्रुप है। ठीक है, सपोज ए ब्लड ग्रुप हमने निकाल लिया एंटीजन नहीं होने की वजह से। अब उसमें RH देखेंगे, अगर RH पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसा समझे ना? ये होता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा? प्रेगनेंसी और ट्रांसफ्यूजन इसकी। ठीक है, इसका ग्रुप क्यों चेक करते हैं? हमेशा चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे सपोज कर लो पापा पॉजिटिव मम्मा नेगेटिव, मतलब कि जो लड़की है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसका हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, उसके बच्चे में, ठीक है, क्या होने के चांसेस होता है? ब्लड क्लॉट इनफर्टिलिटी होता है। इरिथ्रो इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी का नाम सुने होंगे ना? इसी वजह से ब्लड ग्रुप चेक करते हैं प्रेगनेंसी में। जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो सबसे पहले जब फर्स्ट विजिट पे जाते हो एंटीनेटल केयर पे, तो सबसे पहले मदर और फादर दोनों का ब्लड चेक किया जाता है। तो लड़की का ब्लड चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लड़की का नेगेटिव हो गया, लड़की का पॉजिटिव हो गया, तो उसके बच्चे में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके लिए पहले से दवा देते हैं, यहाँ पे पता चल जाता है। ये लिखा है ना प्रेगनेंसी और ट्रांसफ्यूजन, इसी वजह से प्रेगनेंसी और वहाँ लिखा है। अब आते हैं क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में क्या होता है बेटा? टेस्ट होता है कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर और रिसिपिएंट। सबसे पहले क्या करते हैं? सपोज करो आपको ब्लड चढ़ाना है, तो आप यहाँ ब्लड निकाल लेंगे, उसको क्रॉस मैच कराएंगे। ठीक है, क्रॉस मैच कराने के बाद हम लैब में लेके जाएंगे, वहाँ भी क्रॉस करा करके जो मैच लग जाएगा वहीं देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये डोनर है,
ये रिसिपिएंट इसको लेना है, तो क्या करते हैं 2 ड्रॉप हम इसको डाल देते हैं डोनर का, जिसको लेना है उसका 1 ड्रॉप डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको इंक्यूबेट कर देते हैं 1 घंटे के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बार उसको वॉश आउट करते हैं। उसके बाद वॉश आउट करने के बाद हम 2 ड्रॉप एचजी डालते हैं उसमें एंटीजन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज हिला देते हैं। अगर हिलाने के बाद अगर ये कोगुलेट कर गया, मतलब कि ये मैच नहीं किया है, ठीक है। अगर क्लास नहीं किया है मतलब मैच करके ये वाला हम देंगे, आए समझे ना, आए समझे। अब आते बेटा ऑटोमेशन इन द हेमाटोलॉजी, इसमें क्या होता है ऑटोमेटेड एनालाइजर परफॉर्म सीबीसी, ठीक है। ये इंक्रीज एक्यूरेसी एंड स्पीड, रिड्यूस मैनुअल एरर, ठीक है। ये होता है मतलब मशीन जो जाओगे ना तो ऐसे लगाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आता है बेटा रिपोर्टिंग या रेफरेंस रेंज, देखोगे हर रेंज की एक रेफरेंस वैल्यू होती है। हीमोग्लोबिन इसका 15 से 17 नार्मल, किसी में 14 से 18 नार्मल, किसी में बेटा 12 से 16 नार्मल है, तो सबका रेफरेंस रेंज दी जाती है। आपको जो एक्चुअल वैल्यू आया वो दिया, ठीक है, उससे आप रिपोर्ट करते हैं। तो रिजल्ट जो होती है कंपेयर टू रेफरेंस रेंज से हम कैसे करते हैं। दूसरे पैथोलॉजी का हर एक अलग पैथोलॉजी का अलग अलग रेफरेंस रेंज होता है, रेंज वैरी करता है एज और सेक्स के साथ। उसके बाद क्या होता है क्यों फीमेल में हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होती है विद रिस्पेक्ट टू मेल, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू मेल। उसके बाद आते हैं नॉर्मल वैल्यू, अगर आएगी सबसे पहले हीमोग्लोबिन किसी का 10 आया या 8 आया, हम क्या मेडिटेट करेंगे उसको ही नहीं हो सकती है। किसी के हीमोग्लोबिन अगर 20 आया तो हम सोचेंगे इसको 40 में भेज रहा है, कितनी बातें सोचना की बेटा ना। तो क्या क्या लेते हैं देखो आरबीसी सीबीसी ये सब तो लेते ही हैं, इसको फोटो ले लो इसके नाम वैल्यू ले लो ठीक है। उसके बाद आगे चलो बेटा लैबोरेटरी एथिक्स क्या होती है, मेंटेन करते हैं पेशेंट के कंटेंट, ठीक है। सपोज कर लो कि अगर किसी के ब्लड लिए थे उसका पूरी जांच होती है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। सपोज करो उसको HIV हो गया तो उसको प्रॉपर उसी को फोन करके बताओगे पेशेंट को, ठीक है। हर किसी को नहीं बताओगे तो उसको HIV हो, ठीक, कॉन्फिडेंशियल होता है। दूसरी क्या हो गया फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जितने भी प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करोगे, क्यों क्योंकि थोड़ा सा डेवलप करोगे मिनर वैल्यू आ जाएगा। और क्या करेंगे बेटा एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं हम बायोसेफ्टी गाइडलाइन को मेजर करते हैं। बायोसेफ्टी होता है ना कौन कौन सी होती है, येलो रेड और वाइट और वाइट, उस गाइडलाइन को फॉलो करोगे कौन सा कंटेनर किसमें डालना है, जो ब्लड है वैसा येलो में डालना है, ठीक है बेटा। समझ आया, कुछ और पूछना है?